अरेंजमेंट आ गया 67 का। अब जो है ज़्यादा आप लोग जो है सीरियस और कॉन्शियस हो गए होंगे कि अब सिचुएशन जो है हम लोग को सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। कम टाइम में ज़्यादा समझना है, कम टाइम में ज़्यादा सीखना है, तभी जो है आप सक्सेस कर पाएंगे। सीट जो है आप लोगों को पता है कितना सीट है? DSP की सीट जो है अभी ऐड हुई, ठीक है, और सीट 50-60 और बढ़ेगी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, सीट और बढ़ेगी। कोई कंफ्यूजन उसको एडवर्टीजमेंट को लेकर कुछ है तो बताइए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। आज जो है पहले हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉनसून, ठीक है। मॉनसून से एवरी ईयर जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मॉनसून के बारे में आप लोग बहुत सारी किताबों से पढ़े होंगे और कुछ फैक्ट जो है आपको अपेक्षा की जाती है कि यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा जाएगा। तो मॉनसून में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनसून जो है भारत में कब आती है, उसका नाम क्या है, उसके कारण क्या है, कब वापस जो है वो जाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, अल नीनो और ला नीनो का प्रभाव क्या है, तमाम तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बट जब तक इसको हम मैप पे नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे लिए डिफिकल्ट होगा इसको समझना कि मॉनसून क्या है, ठीक है, और मॉनसून कब आती है और किस रीजन से आती है। तो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले करता हूँ कि मॉनसून भारत में कब आती है? मतलब अलग अलग सबका डेट है, 1 जून आता है, 5 ठीक है, 1 वीक ऑफ जून जो है वो मानसून आती है। और भारत से चली कब जाती है? रुकिए आप बताइए, एक इस टाइप से बताइए कौन सा डेट में चली जाती है? मिड ऑफ अक्टूबर, ओके। इसमें बताइए आप लोग। अच्छा, आप अक्टूबर लास्ट, सितंबर लास्ट, मिड अक्टूबर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन का आंसर है? 15 अक्टूबर के मध्य, तो उसी को मिड सितंबर कहिए ना, मिड सितंबर, सितंबर एंड और अक्टूबर मिड, मतलब 15 अक्टूबर तक, यही है ना। ठीक है, देखिए आप लोगों की संख्या लगभग जो है 100 है और 100 का आंसर पूरा 100% गलत है, ठीक है। पहला सबका जवाब आपको मिलता जाएगा। दक्षिण से जब उत्तर की तरफ हम जाते हैं तो बारिश की मात्रा जो है बढ़ती जाती है, सही है गलत है? आप इस बात में बताइए, सही है गलत है? आप बताइए, आप बताइए। सही है, 100% गलत बोल रहे हैं आप। वो भी गलत है, वो भी हम आपको बताएंगे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा बढ़ते जाती है। तीसरा क्वेश्चन, इसी से पता चलता है कि आप लोग जो है पढ़ाई को तरीके से नहीं पढ़ के याद करने के मेथड से पढ़ते हैं, जिसके चलते रिजल्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। और जब तक उस तरीके से पढ़ाई होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं 100 स्टूडेंट है और 100% गलत आंसर सबने दिया, कोई सही आंसर नहीं दे पाया दोनों क्वेश्चन का जवाब। अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा जो है बढ़ते जाती है। अब दो गलत हो गया तो अब सोच रहे कंफ्यूजन है, आधा जवाब हम ये देंगे और आधा ये देंगे तो सही, तो आधा क्लास हो ही जाएगा क्या? ये मेथड लगा दिए आप लोग, रीजनिंग लगा दिए, गलत कर दिए ना रीजनिंग लगा के। हाँ, मतलब आपका कहना है कि बढ़ते जाती है, घटते जाती है, और आपका कहना है बढ़ते जाती है। जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा बढ़ते जाती है और घटते जाती है। आंसर फिर भी गलत है, आंसर फिर भी गलत है। आई तीनों क्वेश्चन आप लोग याद करिएगा, पढ़ाना शुरू करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों ने याद किया, ठीक है। बारिश का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, सही है गलत? सही है, 100% गलत है आप लोग जवाब। ये चारों क्वेश्चन का जवाब आप लोग पूरी तरह से जो है गलत दिए हैं, ठीक है। एक एक करके जो है पहले हम समझ लें कि मानसून का आगमन होता कैसे है। मानसून तो वर्ल्ड के मैप पे सबसे पहले चलेंगे, ठीक है।
चलिए, तो पहले हम शुरू करते हैं मानसून के बारे में जानने के लिए। आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा ITCZ क्या होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? सर जहाँ पे दो व्यापारिक कवरें आगे मिलती हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ जो है कितना से कितना के बीच होता है? 0 से 25। हमको मैप जो है पहले से रेडी करके लाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है डिस्टर्ब करेगा, है ना। लाइन ऐसे में खींच रहा हूँ, तेरा मेरा है, कोई समझने के लिए केवल, ठीक है। ये नहीं समझना है कि ये लाइनिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि हम, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, इसके बीच के हो कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ जो है वो नॉर्मली जो है इसी में रहता है। इसी का 0 डिग्री जो है इक्वेटर है, ठीक है। 0 डिग्री पे विषुवत रेखा इक्वेटर है, ठीक है, कंफर्म। अब इसमें क्या होता है, आपका नॉर्मली जो हवा है इंडिया में कैसे, कौन कौन सी हवा बहती है? गांव देहात से सब लोग आए हैं, कौन कौन सी हवा बहती है? देखिए, आप गांव में सुने होंगे कि पछुआ हवा बह रहा है, भैया हवा बह रहा है, 2 तरह की हवा बहती है, ठीक है। ये आपका इंडिया है। नॉर्मल कंडीशन में जो है आप सभी के सभी जानते हैं कि यहाँ पे ट्रेड विंड जो है कन्वर्ज करता है, ठीक है ना, मिलता है। और चूंकि ये 0 पे नहीं जा सकता है, उससे पहले ही वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसके चलते बीच का जो ITCZ बनता है, जिसको डोलड्रम भी कहते हैं, और वो सबसे शांत प्रदेश होता है, क्योंकि वहाँ पे जब दोनों तरफ से हवाएं जब आती है आपकी ITCZ पर 5 डिग्री से पहले ही इतनी गर्म हो जाती है, इक्वेटर सबसे भी गर्म होता है, इतनी गर्म हो जाती है कि हवाएं जो आती है दक्षिण से, वो हवाएं जो है आपकी कौन सी डायरेक्शन क्या होती है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, क्या होता है? पढ़े हैं, किसी पढ़ाया है कि नहीं? देखिए, अगर इसको देखेंगे पूर्वैया हवा होता है ना जी, पूरब से आता है पूर्वैया हवा, ठीक है। इधर से सही है गलत है? हाँ, नीचे वाला सही है गलत है? अब प्राइवेट टेस्ट किया जा रहा है, कौन सा होगा? तीन वाला सही है कि ये वाला सही है? सिंगल वाला सही है। आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए हो क्या रहा है। अब हम आ जाते हैं मैटर पे। तो मानसून भारत में कैसे आती है? ये जनवरी का पूरा सिचुएशन है, जब जनवरी में यही रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग जून जुलाई में जाते हैं, मई के महीने में यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना। 14 जनवरी को सूर्य जो है, आप जानते हैं ना, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मेरा बर्थडे है 14 जनवरी जो है। मकर संक्रांति का मतलब होता है मकर रेखा को पार कर दिया। एक्चुअली जितनी भी इसमें लाइनिंग वगैरह है सभी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया गया है। कोई लाइन वगैरह पृथ्वी पे नहीं खींचा हुआ है, खुद से हम लोगों ने बनाया है पढ़ने के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से। तो जब उत्तरायण होते होते जाता है तो सूर्य का जो लोकेशन है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, और वो ये पृथ्वी का जो लोकेशन है सन के साथ स्थित है। सन के साथ जो लोकेशन बनता है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का जो टेम्परेचर है वो सीधे फोकस करता है। ठीक है, फोकस करने के बाद जो है 2-3 चीजें होती है यहाँ पे। एक तो ये आपका जो है, ये कौन सा एरिया है? क्या है? तिब्बत का पठार। ठीक है, ये क्या बनता है? लो प्रेशर एरिया। क्यों बनता है?
हाई प्रेशर लो प्रेशर तो पता है ना सबको। हाई प्रेशर लो प्रेशर में सिंपल सी कहानी यह है कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा हवा ऊपर की तरफ उठेगी और हवा उस एरिया को भरने के लिए दूसरे तरफ से हवा बहती है। तो कोई पूछे कि हवा क्यों बहती है, तो सीधा सा सवाल यह है कि लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए हाई प्रेशर से या हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए जब हवाएं चलती है तभी हवाएं बहती है और चलती है। जो लोग नहीं कई बार पूछते हैं कि हवा क्यों चल रही है, तो उसको भरने के लिए ये हाईली लो प्रेशर एरिया होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सन का इसमें जो है डायरेक्शन, यानी कि ITCZ जो है वो अभी इक्वेटर के पास है, वो मई के महीने अप्रैल महीने से ये शिफ्ट करना शुरू कर देता है उत्तर की तरफ, ठीक है। और जब उत्तर की तरफ ये शिफ्ट करता है, उत्तर की तरफ जब शिफ्ट करता है तो ITCZ जो है वो लगभग जो है गैंगेटिक प्लेन एरिया, ठीक है, यह है गैंगेटिक प्लेन। ये जो है लाइन वो यहां तक शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। क्यों? ये लाइन हम लोगों ने बनाया है नेचर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। तो जैसे ही नॉर्थ में जाएगा तो ये जो है यहाँ शिफ्ट कर जाता है पूरा का पूरा गैंगेटिक प्लेन तक। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो है 30-23 डिग्री को भी पार कर जाता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा है कर्क रेखा, उसको भी पार करके वहां के पास पहुंचता है ITCZ। तो हमारा कॉन्टिनेंट जो इंडियन कॉन्टिनेंट में धरातल का टेम्परेचर बहुत अधिक और पानी का टेम्परेचर कम रहता है। तो ये एरिया का पूरा एरिया, ये जो है लो प्रेशर का एरिया जो है आपका नॉर्थ से लेकर पूरा का पूरा लो प्रेशर का एरिया, ये सब हाई प्रेशर का एरिया, और इतना लो प्रेशर का एरिया बनता है कि जो दक्षिण की आपकी जो ट्रेड विंड है वो इसको भी पार कर जाती है, और ये हवा अभी तक जो ऊपर की तरफ घूम रही थी वो हवा क्या हो जाती है, वो ये पार करके सब हवा इधर तरफ बढ़ने लगती है। ये सारी हवा मतलब पूरा का पूरा क्रॉस कर जाता है, और ये अब तक जो हम पूर्वैया हवा कह रहे थे वो सबका डायरेक्शन चला जाएगा, और ये इसका नाम कहलाएगा है ना साउथ वेस्ट विंड कहिए, हवा कहिए, मानसून कहिए, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, मतलब दक्षिण पश्चिम हवाएं। तो आर्द्रता को जैसे ही यह जाता है ऊपर की तरफ, ये पूरा आर्द्रता लेके ऊपर जा रही है, हवा जा रही है, ये पूरा का पूरा जो है लो प्रेशर के एरिया में जाएगी। और इसको ऑब्स्टेकल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वेस्टर्न घाट है, आपका हिमालयन एरिया है, इधर भी जो आप देखेंगे कि ये गारो खासी जयंतिया की तरफ देखेंगे हिमालयन एरिया, सॉरी ईस्टर्न हिमालयन एरिया है, और फिर अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भी हम आपको ब्रांच वाइज में बताएंगे कैसे इसको समझना है। मुझे लगता है आप लोग ये समझ गए। अब मन में आएगा यहाँ तो लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, हवा चल के ऊपर क्यों नहीं उठ के चल जाता है, वो डाउन क्यों होता है? आप लोगों ने एक जेट स्ट्रीम पढ़ा, ठीक है, इसमें थ्योरी जो है कोटेश्वरम महोदय ने भारतीय मानसून पे उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नॉर्मल कंडीशन में जनवरी में जो है यहाँ पे चलती है वेस्टर्ली, लेकिन मानसून के टाइम में चलती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, याद रखिएगा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जस्ट उसके ऊपर से जो है बहती है। क्योंकि बहुत छोटा मैथ है इसीलिए आपको इसी में सबको समझ लेना है। ईस्टर्ली जो है वो ऊपर से चलती है, फिर क्या करता है, जो ईस्टर्ली चल रही है, ये ऊपर से ईस्टर्ली जो चल रही है, ये उसका क्या मतलब, डायरेक्शन जो है थोड़ा सा आपको इस तरह भी देखना है। इसका क्या मतलब होता है, हवाएं जो चल रही है ये वाली हवा उसको दबाती है, ऊपर प्रेशर देती है कि तुमको ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही जाना है। तो ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसको प्रेशर करती है, जिसके चलते बारिश होती है। ये कोई बताया नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये कारण समझ में आ गया। तो थ्योरी आप लोगों को पता चल गया है क्यों हमारे यहाँ होती है। अब चूंकि वर्ल्ड का मैप खुला हुआ है तो आपको हम आगे का भी समझा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये क्या है, इसका कट है पेरू, ये हमारा पेरू रहता है ना, इसलिए हल करने का तरीका यही है। पेरू देखिए यहाँ पे कौन सी जलधारा, पेरुवियन जलधारा
और जलधारा कौन सी है? ये ठंडी की गर्म है? ठंडी ये अभी आपको हम अच्छे से समझाएंगे कि किस तरह से धारा को आप याद कर सकते हैं। धारा के लिए कभी भी रटने की जरूरत ही नहीं है कि ठंडी कौन है, गर्म कौन है, कौन ठंडा होगा, कौन गर्म होगा और कौन किसका डायरेक्शन किधर होगा। वेरी सिंपल, बहुत इजी तरीके से आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे जलधारा के बारे में। सिंपल अभी आपको क्या समझना है कि यहाँ हर 2 से 5 साल पे एक गर्म जलधारा आती है। क्योंकि पीटी का एग्जाम है, पीटी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में जाके आपको शॉर्ट में बता देते हैं। होती है जलधारा यहाँ पे गर्म जलधारा, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है और ये 2 से 5 साल, इसीलिए भारत में कभी कभी सुखाड़ पड़ता है। अब इसमें होता क्या है, ये हमारा एरिया जो है वो एलपी एरिया बन रहा है, लो प्रेशर का एरिया है पूरा। ये हमने जो है क्रॉस किया बारिश कराने के लिए, लेकिन इससे भी हाईली लो प्रेशर का एरिया जो है वो बनता है पेरू के तट पर। अब कहेंगे कि यहाँ लिख दिए सर, ये जो है वही समझिए, ये गोल है, ठीक है, इसको वहां समझना है। ये पेरू का तट है, यहाँ पे हाईली जो है लो प्रेशर का एरिया बनता है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारी मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है और ये हमारे कभी कभी बारिश आपका इंडोनेशिया वगैरह में होगा, यहाँ जाके पूरा का पूरा जो है चला जाता है हवा। इंडिया में नहीं आता है साउथ वेस्ट मानसून, जिसके चलते हमारे यहाँ सुखाड़ की स्थिति होती है मानसून के समय में। इसीलिए कहा जाता है कि ये किसान मानसून के साथ जुआ खेलता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, जब ये बहुत स्ट्रांग होगा सुखाड़ कर देगा, कम स्ट्रांग होगा थोड़ा बारिश हो और ये प्रभावी नहीं रहेगा, हमारे यहाँ खूब बारिश हो, है ना, ठीक है। मुझे लगता है कितना से आप लोग समझ गए होंगे, शॉर्ट में जितना समझाना था। अब इंडियन मैप पे आ जाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी रहे। यहाँ पे जो है मानसून से पूर्व जो बारिश होती है, जिसको कहते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मानसून पूर्व जो है बारिश है, ठीक है, आम्र वर्षा, मैंगो समर, सुना है? इसीलिए क्योंकि ये मैंगो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंगो इससे जो है ज़्यादा मैच्योर होता है, जल्दी पकता है। अच्छा, ये सिचुएशन जो है मैं अभी देख के आया हूँ, क्योंकि मैं केरला इलेक्शन करवाने गया था ऑब्जर्वर ड्यूटी में, तो मई महीने में मैं वहाँ था और मैं मैंगो खाने वहाँ से खा के आया, तब 2 महीना बाद यहाँ मिला था। तो ये सब बारिश वगैरह मैं वहाँ देख के आया हूँ, केरला में था, ठीक है। तो ये आपका जो है मई में यहाँ पे बार बार बारिश होना शुरू हो जाता है, जो कि आपका प्री मानसून जो है बारिश होती है। लेकिन मानसून का पहुँचना जो है 1 वीक ऑफ जून, 1 जून को होता है। क्लियर है? चलिए, आपको क्वेश्चन का जवाब आपको धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, ये वेस्टर्न घाट है ना, 2 ब्रांचेज, ठीक है ना। बाकी ये मौत जाते रहती है और एक जो है ठीक है। पहले हम इस पे आपको ब्रांचेस समझा देते हैं कि ब्रांच जो है कैसे होता है। जब भी मानसून स्टार्ट होता है, इससे 2 ब्रांच बनती है, ठीक है। यहाँ से 2 ब्रांच यहाँ से बनती है। एक जो है आपका चला जाता है सीधा जो है नॉर्थ के साइड, ठीक है। ये ब्रांच जाती है दिल्ली, इसको कहते हैं दिल्ली खंड, दिल्ली ब्रांच, ठीक है, दिल्ली तक जाएगी, सुना है ना। दूसरा है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा, तीसरा मध्य से होते हुए जाएगा। बंगाल की खाड़ी से होके जाने के बाद 2 ब्रांच, एक जाएगी सीधे जो है वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए यूपी तक जाएगी, ठीक है। यहाँ से दूसरा ब्रांच जो है वो जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। 2 ब्रांच यहाँ से खुलती है। एक ब्रांच जो है गारो खासी जयंतिया में फंसती है, वहाँ उससे पहले एक जो है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जाती है, ठीक है। ब्रांच समझ में आ गया। अब समझाते हैं क्या होता है। ये ब्रांच जो है दिल्ली ब्रांच जो है उससे पहले एमपी से होते हुए ब्रांच जाती है जो ईस्ट के तरफ, और ये दोनों जहाँ मिलती है वो पूरा यूपी बिहार का वो क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है।
क्योंकि एक तरफ से ये जा रही है, दूसरे तरफ से बे ऑफ बंगाल से होके आ रही है। ये बे ऑफ बंगाल है ना, और ये आपका अरेबियन सी। क्लियर है ना? ठीक है। अब आते हैं, ये आपका ब्रांच का कहानी हो गया। ब्रांच की कहानी के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बारिश है, सबसे अधिक बारिश है, तो आप लोगों ने याद कर रखा है मानसीराम चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है। कारण पूछते हैं तो बोलते हैं कि नुमा आकार का पहाड़ी है, गारो खासी है। नुमा आकार का मतलब होता है कि ये जैसे ठीक होता है ना, ठीक, इसमें जस्ट आप ये समझिए कि उल्टा है। ये जो है ना, ये ईट जो है सो उल्टा है। बचपन में तेल लेने गए थे डीलर के यहाँ से, दुकान में जाते होंगे तेल लेने, तो वैसे कीट जैसा समझिए। यहाँ गारो खासी जयंतिया है तो कीटनुमा है। ये पूरा जैसे अंदर घुसने के बाद में ऐसे पूरा होल है, यानी कि वहाँ से क्या होता है, बादल बाहर नहीं निकल पाती है। सारी आर्द्रता, सारी जो ह्यूमिडिटी है उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए चेरापूंजी मानसीराम अभी हो गया, मानसीराम चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है। समझ में आ गया? ठीक है। अब इधर से चलते हैं। आप पहले चारों क्वेश्चन का जवाब भी आपको क्वेश्चन बताते चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? जब दक्षिण समुद्र की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा बढ़ते जाती है, आपका कहना था, और आप लोगों ने कहा था बढ़ती है। सब बोला था आपने, बताओ घटती है। यहाँ बारिश की मात्रा घटती जाएगी क्योंकि आर्द्रता जो है आगे की तरफ ह्यूमिडिटी कम होते जाएगी। और यहाँ पे जब आएंगे गुलमर्ग वगैरह में 2 सेंटीमीटर की बारिश केवल होगी। सबसे कम बारिश जो है जाके आपका ये गुलमर्ग वगैरह का एरिया जो है बिल्कुल नॉर्थ जम्मू कश्मीर से ऊपर जो है उसमें जाके होगा। क्लियर है? सबसे कम बारिश, सबसे अधिक बारिश केरला। इसका मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर यह है कि उत्तर की तरफ जाएंगे बारिश की मात्रा घटती जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आगमन का होता है बारिश का, मानसून का आगमन का होता है। नहीं, वो तो जवाब देंगे। हाँ, वो उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। उससे पहले एक और बताते हैं। एक जब क्वेश्चन का जवाब था कि जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो मानसून की जो ये बारिश की जो ये है परसेंटेज है, मात्रा जो है बढ़ती जाती है। आपने कहा बढ़ती है, आपने कहा घटती है, ये दोनों मिक्स है। जब हम यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ पे बनता है शैडो एरिया। यहाँ पर घट जाती है, यहाँ घट जाती है, यहाँ घट जाती है, यहाँ बढ़ जाती है। यानी कि ये बढ़ती घटती दोनों है। इसलिए आपका आंसर गलत था कि बढ़ती और घटती है। ये प्लेन एरिया में घट जाती है, जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाएंगे तो बढ़ जाती है। क्योंकि ये ब्रांचेज जब बे ऑफ बंगाल से जो जा रही है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या ले रही है, ह्यूमिडिटी। पानी से ले लिया ह्यूमिडिटी, ऊपर से गया, इससे जो ब्रांच गया उसके हिसाब से। इसलिए ये आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन था सबसे अधिक समय तक जो है मानसून कहाँ रहती है। आप लोग कहना था ऊपर की तरफ जाएंगे तो मानसून की मात्रा, मानसून का ड्यूरेशन जो है बढ़ता जाएगा। नो, ऊपर की तरफ जाने में मानसून का ड्यूरेशन घटता जाएगा। ठीक है, अब कैसे? ये तो फैल भी नहीं रहा, ठीक हो गया। अब हम मानसून को समझेंगे कि कब शुरू होता है और कब आगमन और जाना होता है। ठीक है, मैंने कहा कि आपका मानसून जो है वो 1 जून को यहाँ आ गया। ठीक है, मानसून का जनरली जो बनता है फिगर वैसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनते चला जाता है। क्लियर? 1 जून को जो है इंटर कर गया, और यहां पहुंचेगा। अरे यार, यहाँ कब पहुंचता है? 1 जून से
याद नहीं है? 15 जुलाई। देखिए याद करने का तरीका यह है ना, 1 जून आ गया, 15 जून तक पूरे इंडिया में, जुलाई तक, ठीक है? कितना दिन लगा? 45 डेज, 1.5 महीना में पहुंच गया। याद कर लेना है इसी तरीके से। अब क्या है कि डायरेक्शन जो होता है ना, उसके हिसाब से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ ये आएगा, यहाँ ये जाएगा, 4 तो लाइन खींचना है। असल में जो है आपको 10 दिन ऐड कर देना है, 10 दिन 10 दिन 10 दिन ऐड करिएगा, लास्ट में 5 दिन ऐड कर दीजिएगा, आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ये बनाने में भी मेंस में आपको आसानी रहेगी, ठीक है? तो आ गया 15 जुलाई। लौटता कब है आप? लौटना कब शुरू करता है? सितंबर लास्ट। सितंबर में जो है लौटना शुरू करेंगे, ठीक है? तो जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर। 1 सितंबर से नहीं, 1 सितंबर से नहीं बल्कि 15 सितंबर से लौटना शुरू हो गया। जनरली जो है 1 अक्टूबर से उसको कहेंगे। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि लगभग 2.5 महीना के बाद जो है ये लौटना शुरू करेगा। क्लियर है? तो लगभग 4 महीना, यानी कि दिसंबर के बाद देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं सितंबर से लौटना शुरू हो जाता है, ठीक है? नॉर्थ से जो है सितंबर 1 से लौटना शुरू कर जाएगा, 1 सितंबर से, ठीक है? लौटना शुरू करेगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में कहाँ पे लौटेगा? केरला, है ना? 1 दिसंबर को। तो सबसे अधिक दिन तक ड्यूरेशन कहाँ है? केरल में। क्योंकि मैंने आपको कहा था क्वेश्चन की ड्यूरेशन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बढ़ता जाता है, नो, ऊपर जाते हैं घटता जाता है, ठीक है? समझ गए? नीचे से ऊपर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपका जो मानसून का ड्यूरेशन है वो घटता जाएगा। इतना घटेगा कि मात्र जो है आपको कश्मीर एरिया में देखेंगे, जम्मू में, तो वो 10 से 15 दिन रहेगा, ठीक है? लेकिन केरला में पूरा का पूरा 6 महीने, ठीक है? क्यों? 1 जून से 1 दिसंबर, 6 महीना हो गया। तो पूरा का पूरा 6 महीना केरला में बारिश होती है। और इसीलिए केरला का सारा छत ऐसे होता है, वो प्लेन इस तरह से नहीं बनाते हैं। सारे छत जो है उनके रूफ जो है रूफ कास्टिंग ऐसे होता है, क्योंकि वहाँ पे ये सब लीकेज होने का 6 महीने जब बारिश होगी तो क्या कंडीशन होगा? तो सारा का सारा घर आप देखेंगे जो स्लोप में बना होता है। देखे नहीं होंगे तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, यही रीजन है। तो 6 महीना यहाँ रहता है। तो उत्तर की तरफ जब बढ़ते हैं तो मानसून का जो ड्यूरेशन है वो घटते जाता है, ठीक है? उसी तरह से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो बारिश का जो मात्रा है वो घटते जाती है, ठीक है? उसी तरीके से जब वेस्टर्न से हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो कई बार जो है घटती है, कई बार बढ़ती है। सबसे अधिक बारिश जो है वो चिरापुंजी वहाँ पे होती है, लेकिन बिहार में सबसे अधिक, बिहार और यूपी, ईस्टर्न यूपी में सबसे अधिक बाढ़ आती है और बारिश ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? दोनों तरफ से क्या मिलती है, एक रीजन है। दूसरा क्या रीजन है? ये रहा आपका शिवालिक, हिमालय का, ठीक है? ये है हिमालय, जिसके चलते ये जाके उससे टकरा के वापस आता है। इधर वाला भी टकरा के वहां पहुंचता है। नहीं तो ये वापस जो ये है आपका बे ऑफ बंगाल से जो जा रही है मॉनसून, वो वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ क्यों घूमेगी? वो इसी हिमालयन रेंज के चलते घूम जाती है, ठीक है ना? शिवालिक जो आपका है, हिमालय का 3 है ना, ग्रेटर लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक? लघु हिमालय को आप कहेंगे शिवालिक, मध्य हिमालय बीच वाला एरिया। तो ये आपका ग्रेटर हिमालय का जो हिमालयन एरिया रेंज जो है, जिसके चलते यहाँ पे जाने पर टकरा के लौटती है। और ये दिल्ली और मध्य प्रदेश का खंड जो है वो भी टकराती है और फिर वापस आके ये एरिया में भारी बारिश होती है, ठीक है? तो भारी बारिश होने की वजह है। अब कहेंगे ये राजस्थान में कम बारिश क्यों होती है?
अरावली का जो डायरेक्शन है वो मानसून के ही डायरेक्शन में, अगर उसका बदल दिया जाता, मानसून अगर इधर से आ रही है ऐसे कर दिया जाता तो भारी बारिश, लेकिन ये जो है उसी डायरेक्शन में है, जिसे रोकता होता नहीं है, सीधे वो निकल जाता है। नहीं अदरवाइज ये पूरा जो है आप देखेंगे अरेबियन सी के पास है, बारिश अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बारिश वैसी नहीं हो रही है। एक रीजन ये भी है। तो यहाँ बारिश होने की वजह जो है एक हिमालयन रेंज है, दूसरा दोनों तरफ से जो ब्रांच मिलती है जिसके चलते अधिक बारिश होती है। एक क्वेश्चन का जवाब और रह गया है, यही 4 क्वेश्चन था कि और कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक, मुझे मेरे ख्याल से मैंने जो 4 क्वेश्चन किया था यही था। तो ये मानसून में आप लोग मुझे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कब जो है, जैसे अब बिहार में आपका बिहार से मानसून 10 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा, ठीक है। अब लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लौटना शुरू हो गया मानसून। तो ये सितंबर, हम जो 1 सितंबर बता रहे थे, आई होप वो 30 सितंबर के आसपास होना चाहिए। 30 सितंबर से लौटना शुरू करेगा और फिर वो 10 अक्टूबर से बिहार से होते हुए और फिर ये 1 दिसंबर को केरला को टच करते हुए निकल जाएगा। तब फिर क्या होगा, ITCZ जो है, अब क्या हो रहा है, ITCZ साउथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है और साउथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। वो इसी से पता चलता है थोड़ी थोड़ी जो है ठंडक आनी शुरू हो गई है। और जितना वो साउदर्न में शिफ्ट होता चला जाएगा सन, यानी हमारे अर्थ का डायरेक्शन जितना हमारा उसके साउदर्न में शिफ्ट करेगा सन के रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो है ठंडा बढ़ता जाएगा। लेकिन वापस जो है 14 जनवरी को हमारे तरफ आना शुरू होगा, यानी कि नॉर्दर्न स्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होना शुरू होगा। क्योंकि 14 जनवरी को दही चूड़ा खा के लोग खुशी मनाते हैं कि अब तक जो सूर्य उठ गया था वापस हमारे तरफ आ रहा है। यानी कि उस दिन से क्या होता है, फिर से हमारे यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जनरली लोग कहते हैं 14 के बाद कुहासा नहीं लगता है, ठंड कम होने लगती है। उसकी वजह यही है कि शिफ्ट होते जाता है और मार्च से आते आते इक्वेटर के पास आके खूब गर्मी होती है। जून में एकदम बिल्कुल जो है वो हमारे सर के ऊपर, यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे जो है हमारे ऊपर होता है, गर्मी बहुत होती है। जून का महीना सबसे अधिक गर्म होता है, क्योंकि तब वो जो है हमारे सर के ऊपर होता है। फिर वो कुछ समय तक रहने के बाद फिर से जून से स्टार्ट करता है और वो साउथ की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। तो वही शिफ्ट जो होते जाता है, तो ये हमारा जो लो प्रेशर एरिया है, ये जो हमारा LP एरिया है, लो प्रेशर का एरिया है, वो सब कमजोर होता जाएगा। क्योंकि गर्मी कम हो जाएगी तो उतना ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा नहीं। तो मानसून जो है अपना कहेगा कि अब तो इधर मतलब इधर जाने का कोई मतलब नहीं, तो बुला नहीं रहा है। धीरे धीरे अपना धीरे धीरे इंटेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी। ITCZ जो है वो अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा दिसंबर के बाद जनवरी, वो अपने 0 डिग्री वहीं पे रहेगा। और फिर क्या होता है कि वो ITCZ जो है वो फरवरी वगैरह में देखेंगे, जनवरी के बाद फरवरी में और साउथ में जाता है थोड़ा, ठीक है। और फिर से वापस हम लोग का मानसून में जब आता है तो फिर से वो मार्च के बाद जो है शिफ्टिंग शुरू होता है और जून होते होते वो पूरा का पूरा जो है नॉर्थ मैग्नेटिक प्लेन तक शिफ्ट कर जाता है ITCZ। आप इमेजिन करो 30 डिग्री 30-40 डिग्री आपका इतना 30 के आसपास डिग्री जो है वो उतना कवर करता है, 30 डिग्री नॉर्थ तक चलाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया ना मानसून। अब कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगी। अब गलती होने की वजह सिर्फ यह है कि आप लोग केवल याद किए हैं, उसको माइंड में नहीं सोचे हैं, जिसके चलते 4 क्वेश्चन सारे के सारे 100 स्टूडेंट ने गलत जवाब दिए, ठीक है। और ये वेस्टर्न घाट के चलते जो है छाया प्रदेश कर्नाटका में बनता है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, शैडो एरिया। ये जो पता है ना, वेस्टर्न घाट की हाइट के चलते, अगर मान लीजिए हाइट है, यहाँ से जाएगी तो ऐसे चला जाएगा, यहाँ तो बारिश करा देगा, लेकिन इस एरिया में शैडो एरिया बनेगा जहाँ बारिश नहीं होगी। तो ये शैडो एरिया के चलते भी ऐसा होता है, क्लियर। तो ये रही आपकी मानसून की पूरी कहानी। अब आगे क्वेश्चन वगैरह है तो बताइए। मैं सोच के आया था कुछ पढ़ा दूंगा, बाकी तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है वो कर देते हैं। 67 BPSC आ गया है, फॉर्म भरना है केयरफुली खुद भरे या फिर साइबर कहते हैं जहाँ भी, लेकिन प्रॉपरली भरना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है मन में, जैसे जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको यह डाउट है जिनकी शादी हो गई कि मेरा जो है EWS बनेगा कहाँ से, मायके से ससुराल से।
ये बनेगा आपके ससुराल से, क्योंकि यहाँ पे आपके कास्ट का मैटर नहीं है। लेकिन SC ST BC 1 BC 2 के गर्ल्स का बनेगा फादर के यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैटर है कास्ट का, क्योंकि कास्ट के आधार पे वो तो क्रीमिलेयर है ही, नॉन क्रीमिलेयर, लेकिन कास्ट को पहले देखा जाता है फिर नॉन क्रीमिलेयर में जाते हैं BC 2 है ना। इसीलिए बनेगा उनका अपने फादर के यहाँ से, भले आपकी शादी जहाँ हो गई लेकिन आपका पता भी वहीं रहेगा अभी फिलहाल। ठीक है, समझ गए। EWS वाले का अपने हस्बैंड के यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ इनकम का मैटर है, कास्ट का मैटर नहीं है। इसे क्लियर हो गया। बाकी जो है ऑप्शनल पेपर को लेकर कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है कि है अभी ये ऑप्शनल पेपर क्या लेना चाहिए? है। तो पिछली क्लास में हम बताए थे कि ऑप्शनल पेपर को कैसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए खुद को तैयार करना है, 1 से 1.5 घंटे तक सोचना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, जहाँ जिससे मुझे आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। जैसे ज्योग्राफी वाले बहुत सारे लोगों को मैप में बहुत पसंद है, कलरफुल जो मैप होता है उसको अच्छा लगता है, ज्योग्राफी ले लेते हैं। जिनको लगता है कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अच्छी समझ है, समझ सकते हैं, अच्छा लगता है, वो ले लेते हैं। जनरली जो है यहाँ पे आप लोग LSW ले लेते हैं, क्योंकि बस एक धर्रा है, सब लोग लेते हैं, छोटा सिलेबस ले लेना है। ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि रिजल्ट होने की संभावना भी कम हो जाती है। ऑप्शनल सभी के सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन मेन होता है। ठीक है, अब इसको मैं समझा देता हूँ। हमारे पास मटेरियल कम है, घर में खाना बन रहा है, ओके, दरवाजे पे मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, उनके लिए खाना बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, लड़का हो लड़की कोई मतलब नहीं, हम लोग भी खाना बना दिया करते हैं। खाना बना रहे हैं तो क्या होता है, टाइम कम है, प्रेजेंटेशन बेटर करना है, जो हमारे पास संसाधन है वो कम है, 1 टाइम में हमको खाना बनाना है। तो मुझे याद आ रहा है अपने घर का आज से 10 साल पहले का, एक ही साथ जो है सब सब्जी पका दिया जाता था, और परोसने के टाइम में उसमें से चुन चुन के अलग अलग 3 सब्जी बन जाता था, मेरा देखा हुआ है। तो ये हुआ प्रेजेंटेशन, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने LSW रखा है, उसमें डायग्राम, उसमें मैप, उसका स्लोप, उसका कर्व, उसके जितने टाइप के डायग्राम होते हैं, बार डायग्राम से लेकर पाई डायग्राम से लेकर सारे डायग्राम का अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, मार्क्स आएगा। LSW ले लिए, पढ़ लिए, रख लिए, सारे एक का लिख दिए, नंबर नहीं आएगा। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि नंबर आते ही हैं, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होगा, उसमें मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जहाँ बहुत डुबाएगा नहीं आप लोगों के भाषा में, वो हिस्ट्री है, न बहुत कम आएगा ना बहुत ज़्यादा आएगा, आप बचा कर रखें, वैसे भी सब्जेक्ट है। तो इसलिए सब्जेक्ट के चयन के लिए 1 से 2 दिन का समय लीजिए, सोचिए, मेरे साथ डिस्कस करना है डिस्कस करिए, लेकिन फाइनली आपका ऑप्शनल पेपर एक बार जब डिसाइड हो जाए तो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बेस बताए थे, 4-5 बेस बताए थे, जिसमें कि आपका बैकग्राउंड, अगर आपने हिस्ट्री से PG किया, PhD किया, जो भी किया, हिस्ट्री नहीं बदलना चाहिए, उसमें प्रेजेंटेशन आपके पास बहुत है। ज्योग्राफी से किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया, लेकिन BSc किया है जियोलॉजी से, जूलॉजी से, बॉटनी से, जो भी, लेकिन हमको आर्ट्स पेपर लेना है, तो उस कंडीशन में सोचना चाहिए कि आपको गाइड करने वाले कौन हैं, आपके पास मटेरियल कौन सा अवेलेबल है, ये देखकर ही लेना चाहिए। आपको सीनियर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं जो आपको गाइड करें, उस कंडीशन में आपका सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। साथ ही वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसका GS में कंट्रीब्यूशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, BA पॉलिटिकल साइंस, जो कि पूरा डायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूशन उसका GS में है। लेकिन GS का पेपर तो होता है 2 ही पेपर, आराम से जो है आप रखिएगा, इधर 50 क्वेश्चन, इधर 50, 100 क्वेश्चन है पूरा। ऑप्शनल पेपर वही है, 50 क्वेश्चन हम दे देंगे, गारंटी है 50 में सब क्वेश्चन आ जाएगा, बना लीजिएगा, सब लिख के आ जाएगा। ऑप्शनल में कुछ नहीं करना, BPSC पास करना UPSC के तुलना में बस 2% है। ठीक है, तो BPSC टॉपर की इस बार रैंक जो है वो 300 के पार ही आया है, 346 है। ठीक है, कोई बहुत मेहनत करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इसी से उम्मीद लगा सकते हैं। BPSC होना बहुत ईजी है, बट एक स्किल का होना जरूरी है। 6 महीना पढ़ के भी लोग BPSC पास करते हैं, 6 साल के बाद भी नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है, उनका जो तरीका है, उनका जो डायरेक्शन है, उसी में चेंजिंग होता है, जिसके चलते किसी का रिजल्ट होता है, किसी का नहीं होता है। आपका क्वेश्चन हम लेंगे, व्याकुल है आप, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या ऑप्शनल पेपर होना चाहिए। ठीक है,
मेरा अगर देखिएगा कि आइडियली अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो छोटा तो हो ही, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा जैसा कुछ नहीं, ठीक है। मैंने जब एग्जाम दिया था 2 ऑप्शनल पेपर होता था, तो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही सबसे बड़ा सिलेबस, मैंने दोनों सब्जेक्ट दिया था। और सेकेंड था मेरा हाईएस्ट हिस्ट्री में नंबर ऑल इंडिया, ओके 373। ज्योग्राफी में कम था 329, जबकि ज्योग्राफी में आशा ज़्यादा था। टोटल अगर मार्क्स देखेंगे तो 1178 नंबर था, 4th रैंकर ऑल इंडिया में रिटेन मार्क्स। इंटरव्यू में कम था 156, तो 49th रैंक तो जान ही रहे होंगे मेरा। हाँ, सो फाइनली आपको सब्जेक्ट वो रखना है जिसमें कि आपकी अच्छी पकड़ हो, समझ हो, और सब्जेक्ट को समझना जरूरी होता है। मेंस में अभी आप लोग डिसाइड करिएगा कौन सा भरना है, ऑप्शनल वगैरह भरना है ना अभी। फिर आप बाद में कहिएगा कि नहीं सब सब्जेक्ट का चेंज करवा दें, बीपीएससी बात करें। ये सब कंडीशन ना आए, पहले ही आपको पता हो कौन सा सब्जेक्ट लेना है। लेकिन सब्जेक्ट ऑलवेज रेयर सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो भेड़िया धसान वाला सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स कम आएगा, याद रखिएगा। कोई सब्जेक्ट कभी बूम करता है, कभी डाउन करता है, लेकिन देखा देखी करके कभी ऑप्शनल पेपर नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन आप कर सकते हैं जल्दी। सर गुड आफ्टरनून सर। सर ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स पे थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स पेपर रखिए। इकोनॉमिक्स पेपर में 2 ही पार्ट ही तो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो और माइक्रो पढ़ते होंगे, झिंझन की बुक और फारियापेट में, इसलिए मुझे पता है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं। मैं अपनी अगर हिस्ट्री बात करूँ तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन में 3 सब्जेक्ट चेंज करके 4थे सब्जेक्ट पे आके मैंने फाइनली किया था। बट मैं चूँकि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो मैंने फिलोसफी रखा, सेकेंड में गया तो बीए किया, थर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ा, फाइनली मैंने ज्योग्राफी लिया जब मैं एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हुआ। तो ये 4 सब्जेक्ट चेंज करने का खामियाजा क्या होता है, टाइम की। बट मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा था इसलिए चेंज कर रहा था, पढ़ रहा था। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपका फिर से मैं वही कहूँगा, इकोनॉमिक्स में आपका पूरा का पूरा जो है डायग्राम का पूरा खेला है। जितना अच्छे से प्रेजेंटेशन करिएगा उतना स्कोर। इकोनॉमिक्स भी स्कोरिंग पेपर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अच्छा पेपर है। बट सारे लोगों को मैं बोलूँगा LSW ना ले, लेकिन जो LSW में कम्फर्ट है ले सकते हैं, बट अभी नहीं लेना है वैसे सब्जेक्ट जिसमें कि मार्क्स की संभावना कम है, ठीक है। लेकिन लिए हुए होंगे, आप पढ़ लिए हैं तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, उसको पढ़िए। लेकिन मार्क्स कैसे आएगा अलग से हमसे मिल लीजिएगा, बता देंगे कि उसमें मार्क्स कैसे हाई स्कोरिंग आएगा। कोई भी सब्जेक्ट में हाई स्कोरिंग लाने के लिए 2-3 ट्रिक है जिसको कि आपको काम करना है। बट अभी पीटी पे फोकस है, पीटी करिए। मेंस में हम आपको बता देंगे, कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, चना खा के 3 घंटा लिख लेना है, बस एक काम तो हर दिन करना होगा। मेंस के जब इंटरव्यू शुरू होगा, चना खाने के लिए बोलना है क्योंकि लोग चना खाते हैं जनरली मॉर्निंग के टाइम, रोटी खाते हैं जो भी। बट ये कहावत जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप मेंस में करेंगे। मेंस का पास करना जो है पीटी के तुलना में मात्र 5% मार्क्स, समझ लीजिए। जितनी मेहनत पीटी में करनी है उससे 5 से 10% ज़्यादा करना ही नहीं है मेंस में, ऑटोमेटिक रिजल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, और हाई स्कोर आएगा, वो बता देंगे, ठीक है। वो मतलब उसमें मेरी महारत हासिल है, मेंस के लिए कोई इशू नहीं, ठीक है। मेंस के समय मेंस, पीटी के समय पीटी, और पीटी की अभी तैयारी चल रही है। क्लास के अलावे घर पे एटलीस्ट 7 से 8 घंटा का पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ना जो है वो याद होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद यही है कि आप लोग बीपीएससी तो करें ही, लेकिन इस हॉल में से कम यूपीएससी नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई निकाले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इस बार भी हुए हैं जो कि पहले मेरे से 6 साल 5 साल पहले पढ़े हैं। उनका कॉल आया तो सरप्राइज हुआ कि अच्छा आप मेरे क्लास में आए थे, सेमिनार में आए थे, कुछ उन्होंने सुना था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं आप ही में से जो यूपीएससी भी क्रैक करने चाह रहे हैं, उनको आइडिया नहीं होता, यूपीएससी देते हैं हो जाता तब याद आता, अच्छा यूपीएससी भी मेरा हो गया, आप ही में से यूपीएससी भी होगा, ठीक है। इतना जब मैं अच्छे से आपको गाइड कर रहा हूँ तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका रिजल्ट मेरे यूपीएससी और आईएएस बनने से पहले मेरे आईएएस से कहीं भेंट नहीं, और आप लोगों को तो बार बार भेंट हो रहा है। उम्मीद यही है कि आप मेरे से बेटर करें, ठीक है। और तभी मुझे खुशी भी होगी, मैं अपना टाइम कट करके निकाल के एंजॉय के टाइम को आपको समय दे रहा हूँ। सैटरडे संडे छुट्टी होती, सैटरडे संडे टाइम दे रहा हूँ। तो यही उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छा और बेहतर करें। बिहार से टॉपर रिजल्ट आया 20 साल के बाद, 20 साल का मतलब ना रहे, 14 साल के बाद है, वनवास के बाद आए, बहुत लंबे समय के बाद आया। अच्छा रिजल्ट है, 10 में से 3 बिहार से, 2 झारखंड से, 50% जो है बिहार झारखंड का है ना।
बहुत समय के बाद आया, अदरवाइज जो है वो साउथ इंडिया से ज़्यादा रिजल्ट होता था। या हम लोग का टाइम में रिजल्ट हुआ था तो टॉपर में नहीं थे, लेकिन हम लोग अच्छे खासे संख्या में थे, 100 में। तो रिजल्ट आप ही लोगों से होना है, प्रिपरेशन आप लोग करनी है। फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, जो भी पढ़िए सोचिए, हमेशा पढ़ने के बारे में सोचिए, एक बार करियर बन जाएगा, फिर आपकी लाइफ को जो है अच्छी चलेगी। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप लोगों में आज सबसे अधिक उत्साह होगा मेरे से मिलने से ज़्यादा रिजल्ट को देख के। जब से रिजल्ट आएगा तब से आप लोग बहुत उत्साहित होंगे, हम लोग भी होते थे, ठीक है। और आज आपका उत्साह बहुत ज़्यादा है, चरम पे है। इस उत्साह को बनाए रखना चाहिए। ये चरम जो आपका उत्साह है उसको बनाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। ये आपको डाउन नहीं होने देना है, क्योंकि इसके बाद जो है हर मैगजीन में जो सफल हुए हैं उनके बारे में इंटरव्यू आना शुरू हो। बट एक बात का याद रखना है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया बुक को, हर बुक को नहीं खरीदते जाना है, क्योंकि सबके पढ़ने का तरीका और उनके अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जो है उनका अलग होता है। जो साउथ के होंगे उनके साउथ में जो बुक चल रही होगी, नॉर्थ के होंगे वो अलग होगा, महाराष्ट्र वाले का अलग होगा। तो हर जगह के अलग अलग अच्छे अच्छे राइटर होते हैं जिसकी बुक वो पढ़ते हैं। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि उनका आया अच्छा ये कहे तो खरीद लेना है, फिर दूसरा आया तो उसका खरीद। ये गलती मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को याद करा रहा हूँ। जितने आज सफल होते थे उनके हिसाब से उसका पढ़ते थे, 4 बार पढ़ते थे, खूब खुश होते। अच्छा ये किताब बोले चलो सवेरे सब लेके रखिए, वैसा नहीं करना है। जो किताब मैंने रिकमेंड किया है उसी पे फोकस करिए। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एक किताब को 5 बार पढ़ना है, 5 किताब को पढ़ने के बजाय एक सब्जेक्ट का किताब जो है एक टेक्स्ट बुक दूसरे टेक्स्ट बुक से मात्र 5 से 10% का ही वेरिएशंस होता है, जो रिजल्ट में कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। तो उत्साह आपका कंटिन्यू रहे और पढ़ाई 1 साल करिए, 1.5 साल करिए, आपका रिजल्ट होना है। सबसे बड़ी खराब स्थिति उसकी होती है जो एक बार पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, 2 बार दिए, तीसरा बार बोले अब तो होगा कि नहीं होगा, या कभी पीटी नहीं हो रहा है। तैयारी 90% आपकी हो जाती है, फिर आप तैयारी छोड़ देते हैं, जबकि आप रिजल्ट देने के कगार पर पहुंच के फिर छोड़ देते हैं। ऐसी संख्या 90% स्टूडेंट। ऐसा नहीं होता है कि आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी करके तो आप पहुंच ही जाते हैं उस लेवल तक, लेकिन जो फिनिशिंग टच देना है उसको छोड़ के वापस बैक हो जाते हैं, वो गलती नहीं करते। जब तैयारी कर रहे हैं तो जम के करना है, ठीक है। दुनिया का नारा जमे रहो तुम, ठीक है, और रुक जाना नहीं, तुम कहीं हार गए और कांटों से ही निकलेगा। मैंने स्लोगन, मेरे जब रिजल्ट हुए तो बहुत सारे स्लोगन थे, वो आप लोगों ने सुना होगा। उसी तरीके से आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग सब थक गए हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल। चलिए आप क्वेश्चन वगैरह पूछिए। नहीं, एकाग्र भाव से खाली देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। चलिए बोलिए। देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल में भी मार्क्स जो है अच्छा खासा आ जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल में ध्यान ये रखना है कि आपको मैप का यूज करना है, ठीक है। बट कहाँ कहाँ मैप इतना ज़्यादा नहीं कर देना है कि फिर वोमिटिंग हो जाए। कहाँ यूज करना है आपको देखना है। एंशिएंट का होगा, मॉडर्न का होगा, मेडाइवल का होगा। जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जहाँ जरूरी होगा वहीं आप यूज कर सकते हैं। हिंदी में भी मैप का यूज होता है, नहीं आप लोगों को पता होगा तो हम बता देंगे। जब मेंस का आएगा ना तो सब में हर सब्जेक्ट में मार्क्स लाने का तरीका मैं बता दूँ। आप लोग को बिल्कुल इसके लिए चिंता नहीं करनी है। आप क्लास में नहीं भी आइएगा, आपका पीटी हो जाएगा। मेंस के समय आप अलग से आके मेरे से पूछ के चले जाइएगा, ऑफिस में आके पूछ के चले जाइएगा। नो नीड कि आप कंटिन्यू आप क्लास कर रहे हैं तभी सब बताएंगे 6 महीना बाद, ऐसा कुछ नहीं। हर स्टूडेंट के लिए मैं ओपन हूँ। जो भी स्टूडेंट आएगा पूछेगा, बताऊँगा कैसे करना है, क्या करना है। मिशन 50 में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो जब टाइम आएगा तब उसको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन कहेंगे अभी क्यों नहीं, तो आप लोग उसी पर दिमाग देंगे। अभी पीटी का टाइम, पीटी पर फाइनल करें। पीटी बहुत टफ है यार, ठीक है। तो फोकस करिए उसे। एनी क्वेश्चंस बोलिए जल्दी। ज्योग्राफी पीए लेना चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड अगर है, ठीक है। जैसे बहुत लोगों को कविता लिखने का है या फिर साहित्य में ज़्यादा रुचि है। हाँ, लैंग्वेज नहीं, डिपेंड है कि आपने किस लैंग्वेज में पढ़ाई की है। अगर लैंग्वेज आपका इंग्लिश मीडियम रहा है तो इंग्लिश मीडियम रखना चाहिए। आपको ट्राई नहीं करना नई चीज़ों का, क्योंकि हिंदी में पढ़े हैं तो हिंदी में ऑप्शनल में इंग्लिश बोल रहे हैं। ऑप्शनल इंग्लिश, हाँ अच्छा पेपर। लैंग्वेज सभी पेपर जो है अच्छा है ऑप्शनल में, ठीक है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथिली है, जो भी लैंग्वेज है वो अच्छा पेपर है। इंग्लिश में है तो अच्छा है, ठीक है, इशू नहीं है। अच्छा मार्क्स उसमें भी आता है। साहित्य में लेकिन उसको स्पेसिफाई आंसर को कैसे बनाया? जैसे कि मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तीसरा में सीखना था, तो जनरली सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे थे, ऐसा लग रहा था।
देखिए सब आंसर जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने देख लिया, बट आपको ये टारगेट रखना है कि हर क्वेश्चन में आपको दूसरे से एवरेज से 2 नंबर ज़्यादा बढ़ाना है, तब जाके आपको 150 नंबर आपको दूसरे से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने का तरीका जो है थोड़ा सा समथिंग डिफरेंस करना होता है। आप आंसर जब भी राइटिंग करें, आप इंट्रो से कभी स्टार्ट नहीं करें कोई भी क्वेश्चन का। उसका रीज़न सिर्फ यह है कि सभी के सभी इंट्रो से ही स्टार्ट करते हैं। इंट्रो स्टार्ट नहीं करना है, वो दूसरे के इंट्रो से आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर देख रहे हैं कॉपी तो उनको लगता है कि अच्छा यहीं से शुरू किया सब, लेकिन आपको टू द पॉइंट स्टार्ट करना है। क्लियर है? आपके पास बॉडी में यानी कि आपके जो मटेरियल्स हैं वो बढ़ जाएगा। एक तो सबसे पहला वहीं से आपको 1-2 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, प्रॉपरली जो है जहाँ जरूरी है वहीं पे उसको आप स्टेंजा या फिर पैराग्राफ चेंज जो है उसको इसके हिसाब से करना है। तो पैराग्राफ प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा पैराग्राफ चेंज नहीं करें और मिक्स होना चाहिए। कुछ आंसर पॉइंट वाइज हो, कुछ आंसर बुलेट पॉइंट वाइज हो, कुछ आंसर पैराग्राफ चेंज वाइज हो, सारा आंसर को अलग अलग करना है। जैसे आपने आंसर शुरू किया, सब में किसी ने बता दिया कि आप पॉइंट वाइज लिखोगे 1 2 3 करोगे तो उससे ज़्यादा नंबर आएगा। आप सब में सारे क्वेश्चन में अगर वही कर दिए तो फिर नंबर कम जाएगा। एक जो है आपने पॉइंट वाइज किया है, फिर अगला जो है बुलेट पॉइंट वाइज करिए। बुलेट पॉइंट भी अलग अलग तरीके का बुलेट पॉइंट बनता है। ठीक है, आपने पूरा एक अच्छा सा लिखा, फिर जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ तक ये आपने लिख दिया, ठीक है ना, बुलेट पॉइंट बनाना है, तो बुलेट पॉइंट हमेशा जो है थोड़ा सा जगह छोड़ के ऐसे से बुलेट पॉइंट बनता है। ठीक है, ये बहुत सुंदर बुलेट पॉइंट होता है। ऐसे ऐसे करके बनाना चाहिए और फिर कंक्लूजन जो है यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा ये रहेगा, लेकिन बुलेट पॉइंट में जो आप लिखेंगे वो यहाँ ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, समटाइम्स जो है बुलेट पॉइंट जो है ऐसे कर सकते हैं। एक ये तरीका है, एक ये दूसरा तरीका है। तीसरा जो है अगर बहुत कम आपका है तो स्टार वाला जो है बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। तो आपका चेंजिंग जो है वो क्वेश्चन के आंसर में होना चाहिए। इसमें भी लिखे कि आपने क्वेश्चन जो है आपने चेंज किया, ठीक है, तो वो चेंज आएगा, अपने आप नंबर बन जाएगा। पहला क्वेश्चन पे सबसे अधिक टाइम लेना है, दूसरा पे उससे कम, तीसरा पे उससे कम, लास्ट वाला पे सबसे कम टाइम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आपका मार्क्स अगर आउट ऑफ 20 में देगा तो पहला में अगर 16 दे दिया है तो कितना भी कर लीजिएगा तो 12 नहीं देगा वो लास्ट वाला। ठीक है, 16 दिया है तो लास्ट वाला में अगर कम लिखे हैं, कम मटेरियल है, कम एक्सप्लेनेशन है तो भी 13 नंबर आएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन को गलत कर दिया तो 13 से चढ़ के वो 16 पे नहीं उतरेगा, वो 13-14 के आसपास ही घूमता रहेगा। 13 दे दीजिएगा, अगला बहुत अच्छा लिखे 14 देगा, अगला लिखिएगा तो फिर 14 देगा, लेकिन वो कभी भी 16 पे नहीं चलेगा। लेकिन 16 से जब उतरेगा वो 13 से नीचे नहीं उतरेगा। इसका बेटर प्रोसेस यही है, पहला क्वेश्चन को टाइम देके बहुत अच्छे से टाइम दें, एक्स्ट्रा हम लोग 10-15 मिनट टाइम उस पर देना चाहिए। लास्ट वाला पे कम दीजिए कोई नहीं, लेकिन जनरली क्या होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, पहला बहुत अच्छा, लास्ट बहुत अच्छा लिखना है, यही होता है ना। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और मेरा सब पता यूनिवर्सिटी में आजमाया हुआ है, मैं खुद यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, उससे मुझे सब पता है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। और हम भी कॉपी चेक करते हैं, इसलिए भी पता है कि कौन सा कॉपी मुझे पसंद है, और खुद से भी सोचना चाहिए कि क्या करने से अच्छा होगा। ठीक है, हैंड राइटिंग एकदम मस्ट है। 10% का नंबर का इजाफा हैंड राइटिंग दिलाएगा, 10% मार्क्स। अब कहेंगे हैंड राइटिंग सबका अलग अलग होता है, बिल्कुल हैंड राइटिंग अच्छे का मतलब होता है हैंड राइटिंग साफ दिखे और अच्छा दिखे, पढ़ा जा सके। कुछ ऐसे वर्ड आप लोग लिखते होंगे, हर एक व्यक्ति का एक वर्ड 2 वर्ड ऐसा होता है जिसका मतलब कुछ और निकलता है, या कुछ दूसरा को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो कुछ और पढ़ेगा। बेटर यही है कि आप जो लिखते हैं किसी को कहिए पढ़ के बताओ, तो अगर वो फटाफट पढ़ लेता है बिना रुके हुए तो मतलब आपका ठीक ठाक लिखे हुए हैं। अगर वो अटक रहा है कहीं बीच बीच में, समझ जाइए कि आपका आंसर में कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है हैंडराइटिंग। ठीक है, सारी बातों को आत्मसात कर लीजिए। कल फिर से हम आपसे मिलेंगे और कल फिर कुछ नए चैप्टर पे बताएंगे और नई बातें बताएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।